स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम किया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ताकतें दे दी गई हैं कि आतंकवाद से जुड़े हुए मामले और आतंकवाद से जुड़े हुए वो तमाम मामले जिन मामलों की पड़ताल पुलिस, क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस के अलग अलग विभाग करते थे, अब इन तमाम मामलों की पड़ताल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर ये कहा जा रहा है, ये बिल्कुल एनआईए की तर्ज पर है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एनआईए पूरे देश भर में जिस भी जगह आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, उस मामले को टेकअप कर सकती है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो मैंडेट है वो केवल मात्र जम्मू कश्मीर तक है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के को जो ताकतें दी गई हैं, उन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बनाई गई है, इसका जो क़याम हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये अभी बनाई गई है या ऑलरेडी ये प्रोसेस में था सारा काम और आज ये मुकम्मल? देखिए, जब एनआईए का गठन हुआ था कुछ साल पहले, पार्लियामेंट में उसका बिल पास किया गया था, उसी में एक प्रोविज़न सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 में था कि स्टेट्स भी अपनी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस बना सकते हैं जो एनआईए के तर्ज पे होगी, और उनको ये छूट स्टेट्स को दी गई थी कि वो बना सकते हैं, और ये प्रोसेस काफ़ी देर से चल रहा था। अब इसका असली रूप सामने आया है। तो मैं समझता हूँ ये जो पहले टेरर रिलेटेड केसेस होते थे उनको जनरली इन्वेस्टिगेट पुलिस स्टेशंस करते थे, या हमारा सीआईडी में काउंटर इंटेलिजेंस विंग होता है, CIK फॉर कश्मीर एंड CIJ फॉर जम्मू। तो वहाँ पुलिस स्टेशन की पावर्स थी और वहाँ केसेस रजिस्टर होते थे, स्पेशलाइज्ड केसेस जो CID टेकअप करती थी, लेकिन जनरली टेरर रिलेटेड केसेस पुलिस स्टेशंस में इन्वेस्टिगेट होते थे। तो SIA बनाने से मैं समझता हूँ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी तैयार होगी, जिसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट दिया जाएगा, मैन पावर दी जाएगी, उनको इस एक्सक्लूसिवली इसी पे फोकस करने का टाइम भी मिलेगा, जो पुलिस स्टेशन में नहीं होता। पुलिस स्टेशन में चूंकि इतने केसेस होते हैं, इतना प्रेशर रहता है, लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, दूसरे इश्यूज भी होते हैं और नॉर्मल केसेस भी होते हैं, तो जो फोकस टेरर रिलेटेड केसेस पे होना चाहिए, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, वो अब इस जो SIA बनाई है उसको DGP साहब शिफ्ट कर सकते हैं, उनकी प्रायोरिटी और उनकी इंपॉर्टेंस देख के, और ये मैं समझता हूँ ये वेलकम स्टेप है। और ये एक प्रहार जो टेरर पर करना, देखिए एक बात बड़ी सिंपल समझनी चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान डीप स्टेट ने जम्मू कश्मीर को बैटल ग्राउंड बनाया है, जो वो बदला लेना चाहते हैं बांग्लादेश का, और उस बैटल ग्राउंड का जो कोवर्ट बार उन्होंने लॉन्च की है, तो ये हर आदमी यहाँ समझता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है और कोई उनके बारे में नहीं बोलता। अगर कभी टेरर का इंसिडेंट बढ़ जाते हैं तो आपस में एक दूसरे को पॉलिटिकल पार्टीज आड़े हाथ लेती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम करेंगी, जबकि सारा ऑर्केस्ट्रेट पार से होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब इसको क्लियरली आज हम सबको मिलकर इस पर प्रहार करना चाहिए। तो ये उसी की एक कड़ी है। जैसे आपने कहा कि ये उसी की एक कड़ी है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जो पावर्स दी हैं उसमें एक ताकत जो है वो डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास ये है कि कोई भी मामला जिसकी पड़ताल है, जिसकी तफ्तीश कोई थाना कर रहा हो, वो किसी भी स्टेज पर जब भी DGP चाहें वो उसे SIA के हवाले कर सकते हैं। सबसे पहले वैद साहब, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप खुद एक DGP रहे हैं, क्या आप भी इस बात को मानेंगे कि जमात इस्लामी के ऊपर एक्शन लेने का मामला हो या अलगाववादियों और आतंकवादियों के जो समर्थक
अलग अलग रूपों में घाटी में बैठे हुए थे, उन पर कार्रवाई करने की बात हो, एक लोकतांत्रिक सरकार में ये सब संभव नहीं हो पाता था। एक दूसरा मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि कल जब दोबारा से यहाँ पर आपके पास एक आपकी लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है और मान लीजिए आपने पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि डीजीपी किसी भी ऐसे केस को, जिस केस में उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कहीं ऐसी जगह लेके जा सकती है जिस इन्वेस्टिगेशन में कोई बड़ा राजनीतिक आदमी, कोई बड़ा पॉलिटिकल आदमी जो है वो इन्वॉल्व मिले, तो सरकार डीजीपी के जरिए वो सारी इन्वेस्टिगेशन डिटेल कर सकती है? ये मतलब मेरा अपना जाती तौर पर ये मानना है। आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि किस हद तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, और जो मैंने ये बात आपके सामने रखी इसको आप कैसे? देखिए, जनरली इन्वेस्टिगेशन में प्रेशर्स आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर्स होते हैं वो प्रेशर्स लेने के बावजूद जो केस में हकीकत होती है उसको सामने लाते हैं। उसमें क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को एक प्रोटेक्शन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है और जो हमारा ऑल इंडिया सर्विस एक्ट है उसके तहत प्रोटेक्शन होती है। लेकिन ये दिक्कतें पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ज़रूर आती हैं, मैं मानता हूँ। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जमात इस्लामी से अपना वोट बैंक या उनकी एफिलिएशन भी रहती है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उसमें प्रेशर्स और पुल्स तो आते हैं। बट अगर आप समझदार पुलिस ऑफिसर हैं तो आपका तालमेल एसआईए का एनआईए के साथ रहेगा ही। और आप ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एनआईए को इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिर देन यू कैन वार्ड ऑफ दिस प्रेशर। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये आप पर निर्भर है, आप किस तरह से, अगर आप एक मिशन पे होकर आप देश से या स्टेट से टेरर को डिफीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हो, अगर इस मिशन से आप काम करते हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर्स हर स्टेट में, हर जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम में आते हैं, लेकिन उनको बार्ड ऑफ करना भी समझ आना चाहिए। अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि वो आदमी जो टेरर को डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा और जानते हुए कि कैसे डीप स्टेट पाकिस्तान की यहाँ सारा ये टेरर चला रही है, तो मैं समझता हूँ वो आदमी लोगों का वेलविशर नहीं है, लोगों का हितकारी नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली टेरर का नुकसान आम आदमी को होता है, चाहे वो कश्मीर वैली हो, जम्मू हो या इवन रेस्ट ऑफ इंडिया हो। तो टेरर का विक्टिम कौन है? आम आदमी। तो उसकी इकानमी आज देखिए, कश्मीर में पिछले 30 सालों में इकानमी की हालत खराब हो गई, 3 जनरेशन्स खराब हो गई, उनकी पढ़ाई खराब हो गई, बच्चे कोई घर नहीं बचा जिसमें डेथ नहीं हुई, इंजरी नहीं हुई। तो अल्टीमेटली सफरर वो आम आदमी है। तो जो टेरर को डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं और जो इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं या डर के वजह से या किसी भी वजह से, वोट बैंक की वजह से, उनको मैं समझता हूं वो अपने लोगों का भला नहीं कर रहे। ये मेरा मानना है। सब कह रहे हैं अपने लोगों का भला नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि कुछ राइडर्स रखने की ज़रूरत है कि एकदम से आपने डीजीपी को अगर ये पावर दे दी, वो किसी भी समय किसी भी केस को जो थाना स्तर पर अगर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट हो रहा है, क्योंकि आप खुद डीजीपी रहे हैं और अलग अलग आपने सीआईडी विभाग और सभी विभागों में काम किया है, वैसे साहब आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कुछ राइडर्स रखने की ज़रूरत है ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो थाना लेवल पे अच्छे तरीके से हो रही हो, उस इन्वेस्टिगेशन को वहां से उठाकर एसआईए को देकर डीरेल करने का काम? बिल्कुल, ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और मैं समझता हूँ अगर कुछ राइडर्स रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है फ्यूचर में। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, बिकॉज जब पॉलिटिकल सेटअप आएगा वहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पुल्स एंड प्रेशर्स आते हैं। और अगर जो आप कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में अगर कोई सही डायरेक्शन में चल रहा है और उसको डीरेल करना चाहे तो इसको किया जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो बेटर है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत हुई है। अच्छी
शुरुआत आप इसको मानते हैं, मैं भी अच्छी शुरुआत मानता हूँ। वैसे अब एक चीज़ और इसमें मैंने देखा कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस में डीजीपी रहे हैं और आप सभी ऑफिसर्स से वाकिफ़ हैं। अल्ताफ लैपटॉप आपको याद होगा और कई ऑफिसर्स आपको याद होंगे, कई शहीद हुए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि काउंटर सीआई कश्मीर, सीआई जम्मू 2 विभाग, सीआईडी जम्मू, सीआईडी कश्मीर 4 हो गए, उसके बाद आईबी, उसके बाद एमआई, ऑलरेडी बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो ग्राउंड में काम कर रही हैं। उसके बाद एनआईए ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर में भी काम कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर उन्हें अरेस्ट भी किए हैं, बहुत सारे केसेस भी जमात इस्लामी के खिलाफ, अलग अलग आतंकवादी संगठनों के खिलाफ उनके, और उनका जो प्रोसिक्यूशन है वो भी काफ़ी अच्छा है कि प्रोसिक्यूशन रेट भी उनका बहुत अच्छा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपसे ये समझना चाहूँगा, कहीं इस नई एजेंसी के बनने से हमारे वो ऑफिसर्स जो पुलिस में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो डिमोरलाइज तो नहीं होंगे कि जी अब तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, हमको जानकारी जो है वो एनआईए एसआईए को देनी है, हमारे यहाँ कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला आता है, सारी इन्फॉर्मेशन हमको एसआईए को देनी है। और जाहिर सी बात है, एसआईए के लेवल पर डायरेक्टर तो हर वक्त इन्फॉर्मेशन मांगेगा नहीं, मांगने वाला जो कर्मचारी होगा वो निचले स्तर पर होगा। तो वो जो निचले स्तर पर मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है, वो अपने ही इंस्पेक्टर से जब जानकारी मांगेगा, तो मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि इस सिनर्जी को बनाए रखने के लिए कि इस तरह का कोई सिलसिला जो है वो ना हो, कंफ्यूजन और कियोस्क की स्थिति ना बने, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये सुपरवाइजरी ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है उनका, क्योंकि जो एसआईए बना ये भी स्टेट पुलिस के डीजीपी के अंडर ही है ना, और इसका कंट्रोल डीजीपी के अंडर है। ही विल बी, दिस विल बी वन ऑफ द डिपार्टमेंट नाउ। टू स्टार्ट विद, सीआईडी चीफ विल हेड इट, तो सीआईडी चीफ अदरवाइज आल्सो is eyes and ears of the government, and he advises the head of the government on many matters, directly or indirectly, and CID chief का सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, चाहे जोनल आईजीज हों, जोनल रेंज डीआईजीज हों, डिस्ट्रिक्ट एसपीज हों, उन सब से बहुत बढ़िया तालमेल रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। तो अल्टीमेटली एट द सीनियर लेवल अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो नीचे मैं दिक्कत नहीं समझता। बाकी इंडिविजुअल ईगो इश्यूज तो किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर एसआईए की कहीं ज़रूरत थी तो जम्मू कश्मीर स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पिछले 30 सालों से टेररिज्म चल रहा है, और एक स्पेशलाइज एजेंसी होना यहाँ बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ ऑपरेशनल पार्ट हमने एसओजी इस्टेब्लिश किया था 1994 में, और तब से ऑपरेशनली जेएनके पुलिस इज डूइंग आउटस्टैंडिंग। एवरीवन नोज इन द कंट्री द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेएनके पुलिस, बट जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक था उस पे फोकस्ड अटेंशन नहीं हो पा रही थी। अब एक स्पेशलाइज एजेंसी आने से एक जगह पे सारे हाई प्रोफाइल केसेस का कोलेशन होगा, डाटा एनालिसिस होगा, एक डाटा बैंक होगा, और इस एक बहुत पॉजिटिव स्टेप मैं समझता हूँ ये सरकार ने लिया है। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि इतने साल 30 साल क्यों लगे इसको हमें पहले क्यों नहीं किया। एनडीपीएस वाले मामले, आतंकवाद से जुड़े हुए मामले जो हैं उनको भी टेकअप कर सकती है एसआईए। क्या वैद साहब आप ये चाहेंगे एज पूर्व डीजीपी कि एनडीपीएस, ड्रग कार्टल्स, ये भी सारे का सारा, चाहे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है या आतंकवाद से नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी इसकी भी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसे एसआईए के पास ट्रांसफर किया जाए? क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि आप आमतौर पर सुनते हैं जी कहीं कोई ड्रग पेडलर पकड़ा गया, कहीं कुछ हुआ, लेकिन जब आप कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट पहुंचने के बाद जो है वहां मामला टाइम फिश हो जाता है, आप कोर्ट के सामने साबित कुछ नहीं कर पाते, और आतंकवाद भी कई सारे जो है वो छूट गए। आपका प्रोसिक्यूशन कमजोर था, आपका केस कमजोर था, आपके केस में क्या कहते हैं ठीक तरीके से पड़ताल नहीं हुई थी, ये सारी चीजें। तो क्या आपको लगता है कि ये एनडीपीएस के मामले, ड्रग्स के मामले, ड्रग ट्रैफिकिंग जो हो रही है, इसको भी मुकम्मल तौर पर whether it is related to terrorism or not should be handed over to SI? बिल्कुल। ड्रग्स देखिए, इसका बहुत क्लोज लिंकेज है टेररिज्म के साथ। एक बात बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए, पाकिस्तान आईएसआई
जम्मू कश्मीर के ही यूथ को नहीं, पूरी हिंदुस्तान के यूथ को तबाह करना चाहती है। और हर एक एनकाउंटर जो हम देखते हैं बॉर्डर पे होता है, उसके साथ एक कंसाइनमेंट हीरोइन की या दूसरे ड्रग्स की होती है, फेक करेंसी की होती है। तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, इसका जो पैसा आता है, ये सारा आपको मालूम है टेरर के लिए इस्तेमाल होता है। ये हवाला ट्रांजैक्शंस होती हैं, स्टोन पेल्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये सारा जो फाइनेंसिंग टेरर की है, उस पे प्रहार करना बहुत ज़रूरी है। और एसआईए को ऐसे जो एनडीपीएस के एक्ट के तहत जो केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस अगर पुलिस स्टेशन भी इन्वेस्टिगेट करे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बड़े रैकेट्स हैं, जहाँ यहाँ स्मगलिंग हो रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे जो अफगानिस्तान में तालिबान आने से मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये बढ़ जाएगा। और जिस तरह से ड्रग्स को अंदर डाला जा रहा है और यहाँ से दिल्ली और मुंबई और इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता है, जिससे ये सारा इलीगल मनी कमाया जाता है, तो उस पे एक अटैक करना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि एनआईए काम कर रही थी, लेकिन एसआईए का एडवांटेज ये है कि इसमें लोकल ऑफिसर्स होंगे, उनकी नॉलेज है, उनके सोर्सेज हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पुलिस स्टेशन को दिक्कतें आती थी इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट करने में, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेट करने में, एसआईए को और एनआईए को ये दिक्कत नहीं होगी। तो एसआईए विल बी इन क्लोज कांटेक्ट विद एनआईए आल्सो। तो मैं समझता हूँ ये एनडीपीएस एक्ट के जितने भी केसेस हैं उनको इसमें लाना चाहिए। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि घाटी में प्रवासी मजदूरों के ऊपर हमले हुए और हमने भी उस पर बात की, आपने भी उस पर बात की, टेलीविजन चैनल के ऊपर भी बड़े सारे डिबेट्स हुए, लेकिन अचानक वो सारे का सारा सिलसिला थम गया है। क्या वैद साहब ये माने कि वो जो अलग अलग मॉड्यूल्स काम कर रहे थे ध्वस्त किए जा चुके हैं, या यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर? या एज अ पुलिस ऑफिसर कैसे आप इसको देखते हैं कि एकदम से सारा जो वो चल रहा था वहां पे सिलसिला 7 लोगों की शहादत के बाद वो खत्म? नहीं, ऐसे एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा ये मानना है कि गार्ड डाउन नहीं करना है, क्योंकि सभी न्यूट्रलाइज नहीं हुए। कुछ हुए हैं न्यूट्रलाइज, कुछ अभी भी बाहर हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा। और खासकर यूनियन होम मिनिस्टर साहब का विजिट होने के बाद उन्होंने जो 6 घंटे ग्रिलिंग की है सभी की और अकाउंटेबिलिटी मांगी है सबसे। आपने देखा हर एक एजेंसी से कि आपको सारे रिसोर्सेज दिए, मैन पावर दी, then why these incidents are happening? I think this is a result of that. ये जो रुका है। और लेकिन मेरी सभी के लिए यही एडवाइस रहेगी कि गार्ड डाउन नहीं करना है। अभी भी कुछ लोग बाहर हैं, उनको मौका अभी मिल नहीं रहा है। इससे पहले कि वो दोबारा ऐसे हादसे करें, उनको भी न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये टैक्टिक्स आईएसआई ऑर्केस्ट्रेट पार से करती है और बदलती रहती है। आपने देखा पुंछ में क्या किस किस्म का हादसा किया, नौजवान फौज के शहीद हुए। तो ये बदलते रहेंगे टैक्टिक्स को। तो हमें इन सब के लिए तैयार रहना, खासकर आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद। आपने इनसे सुन लिया कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बनना मुबारकबाद की मुस्तहिक है जम्मू कश्मीर की सरकार की। उन्होंने एक देर सवेरी सही लेकिन स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया है। लेकिन अब उम्मीद और तवक्का उनसे ये है कि आतंकवाद के ऊपर जहां वो प्रहार करने का काम करेंगे, आतंकवादियों की फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन तमाम चीज़ों पर जहां वो प्रहार करेंगे, वहीं पर ड्रग्स, नशे के इस कारोबार पर भी ज़बरदस्त तरीके से हमला करने की ज़रूरत है। नशे के इस कारोबार को भी ध्वस्त करने की ज़रूरत है। इसीलिए जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कुछ राइडर्स रखने की ज़रूरत है, लेकिन राइडर्स से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आतंकवाद से लेकर ड्रग ट्रैफिकिंग तक तमाम चीज़ों पर एसआईए को पूरी ताकत होनी चाहिए, ताकि वो इन तमाम चीज़ों पर प्रहार कर सके। इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, और इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी हो कि जब वो कंक्लूड हो तो जिस के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस आदमी को कोर्ट भी बाद में सजा दे। क्योंकि यूजुअली देखने को ये मिलता है कि आप अरेस्ट करते हैं, आप थाने में रखते हैं, उसके बाद केस बनता है, और केस बनने के बाद जब उस केस पर जिरा कोर्ट में होना शुरू हो जाती है, जब कोर्ट में
तमाम तथ्यों को देखा जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट उनको गिल्टी डिक्लेयर नहीं करती है और कोर्ट उनको छोड़ देती है। तो ये चीज़ थी जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी परेशान थे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और एनआईए एक्ट के अंदर भी जो प्रावधान है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया है और पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने इस डेवलपमेंट को पॉजिटिव डेवलपमेंट कहा है और इसको वेलकम किया है।